नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और कल महिलाओं को लेकर दुनिया भर में बड़ी बड़ी बातें हुई और आज सब कुछ ठंडा पड़ गया, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने बलात्कार के 26 वर्ष बाद पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है और यह एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके अपने बेटे ने ही उसे इतनी हिम्मत दी है। वर्ष 1994 में 12 साल की एक लड़की का पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाई 1 साल तक बलात्कार करते रहे। अगले साल इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस महिला ने शर्मिंदगी और सामाजिक दबाव की वजह से इस बच्चे को अपने पास ना रखकर किसी और को गोद दे दिया और चुपचाप इतने वर्षों तक घुटन में जीती रही। 26 साल बाद जब इस बेटे को असलियत के बारे में पता चला तो वो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आया और ये कहानी आज देश भर की महिलाओं को एक नई हिम्मत देगी और संघर्ष करने का नया जज्बा देगी। इसके बाद हम आपको दिल्ली में 13 साल पहले एक बहुत ही मशहूर बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में बताएंगे। इस एनकाउंटर में आतंकवादियों ने दिल्ली पुलिस के एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उस समय हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने पुलिस की जगह आतंकवादियों का साथ दिया था और कहा था कि यह पूरा एनकाउंटर ही फेक है। सलमान खुर्शीद के मुताबिक जब सोनिया गांधी ने यह तस्वीरें देखी इस एनकाउंटर की तो वो रोने लगी थी। ममता बनर्जी ने भी उस वक्त कहा था कि अगर यह एनकाउंटर फेक साबित नहीं हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। अब 13 वर्ष बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि यह एनकाउंटर बिल्कुल सही था। आज हम अपने देश के इन सभी बड़े बड़े विपक्षी नेताओं का सच से एनकाउंटर करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब अदालत के इस आदेश के बाद क्या वो अब इस्तीफा देंगे। और आखिर में भारत को 200 वर्ष तक गुलाम रखने वाले ब्रिटेन के राजघराने के बारे में बात करेंगे, जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में राजघराने की छोटी बहू मेगन मार्कल के आरोपों की चर्चा हो रही है, जो प्रिंस हैरी की पत्नी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि शादी के बाद उनके साथ उनके ससुराल में यानी रॉयल फैमिली में बहुत गलत व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से उनके मन में आत्महत्या के विचार आते थे, लेकिन उनकी किसी ने भी कोई मदद नहीं की। दुनिया की इस सबसे चर्चित खबर का विश्लेषण आज आप हमारे साथ जरूर देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अब चर्चा यह हो रही है, दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा वो जो ये कहता है कि मेगन मार्कल ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है और उनके अंदर सच बोलने की हिम्मत है, क्षमता है, जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं, ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ नकली है, ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो ये क्या है, इस पर बात करेंगे और एक टेलीविजन इंटरव्यू की ताकत कैसे पूरी दुनिया को इस खबर के बारे में आज कैसे उसमें चर्चा करवा सकती है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम पहुंची। यहां ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक रैली को संबोधित किया। इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के बाहर के लोग उन्हें बाहरी कह रहे हैं, जबकि वो यहाँ की बेटी हैं। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। ममता बनर्जी ने रैली में हिंदू कार्ड भी खेला और चंडी पाठ किया। চণ্ডী পাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। দিয়ে একটু শুনিয়ে হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, এখানে ভোট আছে 1 এপ্রিল, তাই তো ওদের এপ্রিল ফুল করে দেবেন। টাকা দিলে টাকাটা কি করতে হয় আপনারা জানেন, কিন্তু ভোটের বাক্সে এপ্রিল ফুল করে দেবেন। रैली के बाद ममता बनर्जी ने मां चंडी और राधा कृष्ण मंदिर में पूजा की। मंदिर के बाद ममता बनर्जी ने मजार पर चादर भी चढ़ाई। रास्ते में एक चाय की दुकान पर ममता ने चाय भी बनाई। कल ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी 12 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, फर्जी एनकाउंटर का झूठ फैलाने के लिए सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या ये पार्टियां माफी मांगेगी?
हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? कानून मंत्री ने ममता बनर्जी को वो बयान भी याद दिलाया जिसमें फर्जी मुठभेड़ का आरोप झूठा साबित होने पर ममता ने राजनीति छोड़ देने की बात कही थी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दोषी के पास अब भी विकल्प हैं। जुडिशरी का जजमेंट है, मानना पड़ेगा, और जो भी डिससैटिस्फाइड होगा उसको अपील करने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आप। 19 सितंबर 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली की कोर्ट ने कल इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी ठहराया था। अदालत सजा का ऐलान 15 मार्च को करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पद से इस्तीफा दे दिया। कल सुबह 10 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। इस्तीफा सौंपने के बाद त्रिवेंद्र रावत इसकी वजह पर साफ नहीं बोले। मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। उत्तराखंड बीजेपी में असंतोष पर त्रिवेंद्र सिंह रावत कल दिल्ली आकर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। त्रिवेंद्र रावत का कार्यकाल 1 साल और 9 दिन बाकी था। विधायक दल की बैठक होगी सुबह 10 बजे, उसके बाद निर्धारित करेंगे, जो राय देंगे सबकी राय को केंद्र को हमने अवगत कराना होगा और फिर वो जैसे डिसाइड करेंगे उसको। उत्तराखंड में अब तक 7 मुख्यमंत्री रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत 6ठे मुख्यमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूरे 1 साल बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक सुबह 9:30 बजे संसद के ऑडिटोरियम में होगी। प्रधानमंत्री बजट सत्र के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सांसदों को दिशा निर्देश देंगे। कोरोना से लड़ाई में मिल रही सफलता पर और 5 राज्यों के चुनाव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। ये समस्या इतनी बड़ी है कि सारे देश के लोगों को इससे अफेक्ट हुआ है। इस पर ही हम चर्चा करना चाहते हैं। वहीं लोकसभा में पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने सांसद राहुल गांधी के मत्स्य पालन मंत्रालय वाले सवाल पर जवाब दिया तो कांग्रेस सांसद हंगामा करते हुए सीटों से उठ गए। पांडुचेरी और कोच्चि में जा करके पता नहीं उनका याददाश्त खत्म हो गया, इनके नेता को कहीं स्कूल भेजिए। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कार्यवाही के प्रसारण में विपक्ष को ब्लैकआउट करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आते हैं। विपक्ष की बात टीवी में नहीं आते। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। इस आरोप पर स्पीकर ने कहा, सदस्यों की बातें पूरी दिखाई जा सकती हैं, लेकिन हंगामा नहीं दिखाया जा सकता। ब्रिटिश संसद में भारतीय कृषि सुधारों पर हुई चर्चा पर भारत ने नाराजगी जताई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस को तलब किया और इस गैर जिम्मेदाराना कदम पर विरोध जताया। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक विदेश सचिव ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से कहा कि भारत में हुए कृषि सुधारों पर ब्रिटिश संसद में हुई बहस गैर जरूरी और पक्षपातपूर्ण थी। विदेश सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये एक दूसरे लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सांसदों को दूसरे लोकतांत्रिक देश की घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करके वोट बैंक की राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। ब्रिटेन की संसद के वेस्टमिंस्टर कमेटी रूम में सोमवार को भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी से जुड़े ई-पेटिशन अभियान पर चर्चा हुई थी। हालांकि चर्चा में ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। जम्मू कश्मीर में सुपोर के तुजार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में अल बदर का एक आतंकवादी गनी ख्वाज मारा गया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी सुपोर में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। आज ही गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2018 से 2020 के बीच जम्मू कश्मीर में 635 आतंकवादी मारे गए, जबकि आतंकी हिंसा में 115 आम लोगों की जान गई। दिल्ली में पहली बार पेश ई-बजट को मनीष सिसोदिया ने देशभक्ति वाला बजट बताया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को
श्रद्धापूर्वक शत शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। इसके आजाद भारत की रचना में दिल्ली सरकार का ये बजट कुल 69,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार से 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। देशभक्ति पर आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार ने 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 16 गुना बढ़ाकर सिंगापुर जितनी करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये कुल बजट का 1/4 हिस्सा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। 2048 का ओलंपिक गेम दिल्ली के अंदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये सेतु फेनी नदी पर बना है और इससे दक्षिण त्रिपुरा से बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह तक जाना आसान होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेतु से दोनों देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत होगी। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। इस प्रोजेक्ट को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया और इस पर करीब 232 करोड़ रुपए खर्च हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.